Hello students, well welcome to your class of Pharmaceutical Chemistry 2. I am your teacher of Guru Ramdas College of Pharmacy. आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वो है हिस्टामिनिक एंड एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। तो इसमें हम कुछ हिस्टामिनिक क्या होते हैं, उनके रिसेप्टर्स कौन से हैं, वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, कैसे वो हिस्टामाइन का एक्शन को ब्लॉक करते हैं, और एक तो क्लासिफिकेशंस को है जो है कवर करेंगे। जो रेस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशंस रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिस्टामिन एक्चुअली में क्या है, हमारी विद इन बॉडी में होता है या नहीं होता, या कहाँ से रिलीज़ होता है, और इसके इसके रिलीज़ होने से कौन कौन से एक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, और उनको ब्लॉक करना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले हिस्टामिन क्या है। इट इज़ अ केमिकली, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो केमिकली बीटा इमिडाजोल इथाइलमीन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। मोस्टली एर्गॉट अल्कलॉइड्स, एर्गॉट के प्लांट्स जो होते हैं एर्गॉट के, वहाँ पे पाया जाता है इन प्लांट्स, एंड इज़ प्रेजेंट इन द ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। हमारे अंदर भी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यू में भी स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, क्योंकि हिस्टामाइन एज एंजाइम हमारी बॉडी में ही रिलीज होता है। इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक एंड एनाफिलेटिक मैनिफेस्टेशंस। कब रिलीज होता है, जब कोई हमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाए किसी की थ्रू, किसी की फॉर एग्जांपल जैसे कोई ड्रग्स लेने की वजह से, कोई मेडिसिन लेने की वजह से, या किसी वेदर की वजह से, या किसी की इंसेक्ट की बाइट करने की वजह से, कुछ भी, ठीक है। एनाफिलेक्टिक मैनिफेस्टेशन होता है जो डेंजरस एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। तब जो ये है हिस्टामाइन रिलीज होता है बाय द एक्शन ऑफ सेंसिटाइजिंग एजेंट्स, एंटीजेंट्स। कैसे वो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं वो बताया, जैसे कि फूड से, पोलन ग्रेन से जो एंटीजन उनमें प्रेजेंट होते हैं डेंजरस, एंड थ्रू द इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो इट इज़ बिलीव दैट क्या हिस्टामाइन जो है हिस्टिडीन से बनता है, और हिस्टिडीन जो है एक कॉमनली अक्कर्ड एमिनो एसिड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो हिस्टामाइन जब प्रोड्यूस होता है तो उसके रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, बनता है, तो उसके जो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं वो देखते हैं। वो काम कैसे करते हैं, ये अपना काम दो रिसेप्टर्स हैं हमारे बॉडी में, H1 एंड H2 रिसेप्टर, वहाँ पे अपना एक्ट करके, उस रिसेप्टर की साइड्स पे एक्ट करके अपना काम जो है शो करते हैं। तो वो कौन से काम है जो ये करते हैं, एक तो इसका है स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेशन, कैपिलरीज पे स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेशन का है। इंक्रीज परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, लिक्विड की इनटेक होती है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट पासेज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसके चांसेस बढ़ते हैं ऑडियमा के, ठीक है। स्टोमिक लंग्स की जो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे ये अपना काम शुरू करता है। ब्रोंकोलियर कंस्ट्रक्शन कॉज करता है। ब्रोंकुलर कंस्ट्रक्शन होता है कि जहाँ से हमारी एयर पासेज हो रही होती है उस साइड को, उस जगह को, उस पाइप्स को नैरो कर देता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। यूट्रिस में भी कंस्ट्रक्शन कॉज करता है, तो मोस्ट प्रॉबली हो सकता है कि जब जैसे वो यूट्रिस की जो नर्व्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, ठीक है। तो और क्या होता है, स्टमक में कमी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सीक्रेटरी और एक्सक्रीटरी इसके इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। थ्रू H2 रिसेप्टर ये अपना काम करता है। और नज़ल एंड लैक्रिमल सिक्रीशंस, नज़ल तो आपको पता है, नॉज की लैक्रिमल जैसे कि आंसू बाहर आने, उसकी सिक्रीशंस जो है इसकी वजह से ही होता है। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है हिस्टामाइन का, ये जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं स्टमक में उनको बैलेंस करता है, जो इम्पेयरमेंट होती है, इम्बैलेंस होता है, उसको बैलेंस करता है, ठीक है। किसी भी तरह की कोई वेस्कुलर डिजीज़ हो जाए उसको डिटेक्ट करने में भी हेल्पफुल है। वेस्कुलर डिजीज़ जैसे कि सिंपल कोई भी हो सकती है, हमारी बॉडी की किसी भी ऑर्गन या किसी भी ब्लड वेसल्स में जो कुछ भी कह सकते हैं वहाँ पे होती है, ठीक है। कुछ पैचेस टेस्ट आते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। टू क्लिनिकली यूजफुल हिस्टामिनिक्स एजेंट्स कौन कौन से, एक तो है हिस्टामाइन फास्फेट, उसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। इट इज़ द फास्फेट सॉल्ट ऑफ हिस्टामिन। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम क्या है। It occurs as along with prismatic crystals, get affected by light, so stored in well closed light resistant containers. It is soluble in water. Aqueous solution are acidic in nature. Solutions are parenteral, user are sterilized by the filtration method. Also administered by subcutaneous injection of 10 to 40 gram per kg dose.
फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एसिड सिक्रेटरी कैपेसिटी ऑफ स्टमक सेल्स। बीटाजोल हाइड्रोक्लोराइड क्या है? नेक्स्ट इसका सेकंड जो है बीटाजोल हाइड्रोक्लोराइड। वाइट क्रिस्टलाइन है, ऑर्डरलेस पाउडर है, हाईली soluble in water. Aqueous solution is acidic and solutions for injections are sterilized by the filtration method and are given subcutaneously or intravenously in 50 mg per ml doses for diagnostic purpose. नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। तो अब एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स कौन से हैं? अब तो ये बात हो रही थी हिस्टामिन की, कैसे रिलीज होता है, ठीक है, उसके काम क्या क्या होते हैं, दो ड्रग्स के बारे में भी, केमिकल स्ट्रक्चर ड्रग्स इसके अंदर आते हैं वो भी देख ली। लेकिन जो इसके रिलीज होने से कुछ हमारी बॉडी में जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो इसको ब्लॉक करने के लिए भी तो ड्रग्स हैं, तो वो देख लेते हैं कौन से हैं। पहले एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स होते क्या हैं? ऑब्वियसली एंटीहिस्टामिनिक जो उस चीज़ को रोके, ब्लॉक करे हिस्टामिन को, दैट इज एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। Antihistaminic agents are the drugs which give relief from histamine reactions in allergic states, क्योंकि जब एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तब ही हिस्टामिन रिलीज होता है। तो एलर्जिक स्टेट्स में हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करना और उससे रिलीफ दिलाना एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स का काम है। These drugs are also called anti-allergic agents. Release of histamine and histamine-like substances considered to be the result of allergic symptoms. अगर हमारी बॉडी में किसी और वजह से हिस्टामिन रिलीज हो रहा है और कुछ या हिस्टामिन लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो भी एक तरह के सिम्टम्स है कि हमारे अंदर जो है एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस हैं। जैसे पोलन ग्रेन्स, सर्टन फूड्स, नंबर ऑफ अननोन एंटीजेनिक सब्सटेंसेस और कॉज ब्रिंग अबाउट एलर्जिक सिम्टम्स एंड एनाफाइलेटिक मैनिफेस्टेशंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द अनडिजायरेबल फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामिन ब्रिंग डिस्कम्फर्ट एंड टॉक्सिक रिएक्शंस, मतलब बिना बात के अगर हिस्टामिन कोई अपना एक्शन शो करता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत भी नहीं है तो हम उसको टॉक्सिक रिएक्शंस ही कहेंगे। एंटी हिस्टामिनिक्स बिकम यूजफुल इन दीज कंडीशंस। मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म में बताया गया कि एंटी हिस्टामिनिक्स जो होते हैं वो हिस्टामिन के रिलीज़ को नहीं रोकते, उसके साथ जाके बाइंड नहीं करती हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही उसके रिलीज़ को रोकेंगे, ठीक है। जिस इंजाइम से वो रिलीज़ हो रहा है या जिस वजह से वो रिलीज़ हो रहा है उसको भी काम नहीं, उसको भी ब्लॉक नहीं करेंगे। तो इनका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो किसके साथ है? वो है रिसेप्टर साइट्स पे, जहाँ पे हिस्टामिन जाके जिस रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड करके अपना काम शो करते हैं, एंटी हिस्टामाइंस उस रिसेप्टर के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, कम्पीट करके हिस्टामाइन को रोक की जगह पे खुद जाके लग जाते हैं, उससे अपनी पावर को ज़्यादा इंक्रीज करते हुए, ठीक है, उस हिस्टामाइन को प्रिवेंट कर देते हैं और खुद जाके लग जाते हैं, जिसकी वजह से हिस्टामाइन का एक्शन जो है ब्लॉक हो जाता है। तो मेन साइड पे जो है रिसेप्टर साइड पे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो है बाइंड होते हैं और हिस्टामाइन को बाइंड नहीं कर देते, कम्पीट करते हैं, ठीक है। लिखा भी द कंबाइनिंग ऑफ एंटी हिस्टामाइंस। एंटी हिस्टामाइन किससे कंबाइन करेंगे? विद द रिसेप्टिव सब्सटेंस। रिसेप्टिव सब्सटेंस कौन से? जो रिसेप्टर साइड पर प्रेजेंट है, जो उस चीज़ को कैरी करने के लिए बैठे हैं रिसेप्टर साइड्स पे भी लगेगा। तो एंटी हिस्टामाइन जो उस रिसेप्टिव सब्सटेंसेस को के साथ कंबाइन हो जाएंगे और हिस्टामाइन के एक्शन को जो है प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे जो है अपना एक्शन शो करते हैं। एक्शन ऑफ एंटी हिस्टामिन सेट टू बी मीडिएटेड। एक्शन जो है एंटी हिस्टामिन एजेंट का, दो रिसेप्टर्स किसके कौन कौन से हैं जिसके थ्रू अपना काम करते हैं, वो है H1 रिसेप्टर एंड H2 रिसेप्टर। नेक्स्ट आ गया थेरापेटिक यूजेस कौन कौन सी है एंटी हिस्टामिनिक्स की। तो फर्स्ट है कि एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ होता है, और एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, वो कौन कौन सी है? हे फीवर, सीरम, सिकनेस, मोशन सिकनेस, यूटिकैरिया, नोजिया कॉज्ड बाय प्रेगनेंसी। इसके साथ साथ ये एनाल्जेसिक के कॉम्बिनेशन में भी यूज़ होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, और आल्सो इन कफ में भी, कोल्ड में भी, एक्सपेक्टोरेंट प्रिपरेशंस में भी। एंटी हिस्टामिनिक मतलब और ड्रग की तरह भी एक्ट करते हैं, लाइक और एक्शंस भी शो करते हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक एक्शन। कुछ ड्रग्स जो हैं कुछ और एक्शन भी शो करते हैं, लेकिन वो इसकी कैटेगरी में भी आते हैं और दूसरे ड्रग्स एजेंट्स की कैटेगरी में भी आते हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक, एडर्जिक, एंटीस्पास्मोडिक, एनाल्जेसिक, कोलिनर्जिक, ब्लॉकिंग एटसेट्रा एज देयर ओवरलैपिंग एक्टिविटी। साइड इफेक्ट्स कैसे कौन कौन से आगे इसके? सीडेशन, डिजीनेस, मस्कुलर वीकनेस, डायरिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड नर्वसनेस, ठीक है। नेक्स्ट इसकी आगे फार्माकोलॉजिकल डोजेज फॉर्म्स क्या हैं? फार्माकोलॉजिकल ये कैप्सूल्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है। प्लेन एंड शुगर कोटेड टैबलेट्स भी आती हैं,
सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स भी आती हैं जो एकदम से अपना एक्शन शो करती हैं, और एलिक्सर्स भी हैं, सिरप, नजल ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, क्रीम। फर्दर फॉर इमीडिएट इफेक्ट देर आल्सो गिवन एज ए पेरेंटली। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इसकी जो है आगे हम देख लेते हैं। जो मोस्ट एक्टिव एंटीहिस्टामिनिक है उसकी जो क्लासिफिकेशन है, उसका मेन जनरल स्ट्रक्चर क्या है वो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, 2 क्लासिफिकेशन आज कवर कर लेंगे, बाकी जो रेस्ट रह जाएंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहली है एमिनो अल्काइल ईथर्स। ठीक है, जनरल केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आ गया डाई फेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या हैं? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड हैज़ अ बिटर टेस्ट, soluble in water, alcohol and chloroform. Darkens on exposure to light and should be stored in well closed container and kept away from light. It is active orally and given in the forms of capsules, elixirs and syrups. User dose 25 to 50 mg है। इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ कफ मिक्सचर्स। कफ मिक्सचर्स में भी एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, मतलब एक इंग्रेडिएंट, अदर और भी होते हैं लेकिन साथ कम्बिनेशन में होता है। इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस इंजेक्शंस भी हैं, गिवन इन द डोज 10 to 50 mg फॉर द इमीडिएट इफेक्ट। इट इज़ एम्प्लॉयड इन वेरियस एलर्जिक कंडीशंस। नेक्स्ट आ गया डाइमेनहाइड्रेट। वाइट ऑर्डलेस पाउडर है, स्लाइटली soluble in वाटर है, मोर soluble in alcohol, given orally or parenterally. Mainly used to prevent nausea, prevent caused by motion sickness and post-operative vomiting. Solutions are prepared in mixtures of propyl and glycol and water. Dimenhydrinate syrup. Tablets are in USP and are used as antiemetics in the dose range of 50 to 100 mg 6 times a day or as necessary. नेक्स्ट कैटेगरी आ गई इथाइलिन डायामीन्स। तो इसका भी जनरल केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी ड्रग हैं? मेप्रामीन मैलेट। मेप्रामीन मैलेट का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विद बिटर टेस्ट, लाइट सेंसिटिव, soluble in water, alcohol and chloroform. Employed to treat hay fever, urticaria, allergic reactions. Also given as a anesthetic, local anesthetic effects हैं। इंजेक्शंस भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, एलेक्सर्स भी हैं, और डोजेस का 0.1 to 0.2 ग्राम डेली विद द यूजर रेंज 300 to 600 mg डेली इन डिवाइडेड डोजेस। नेक्स्ट है ट्रिपल एनामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसकी प्रॉपर्टीज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, darkens on exposure to light, has to be protected, freely soluble in water and alcohol. Drug is active orally. Triple-amine hydrochloride tablets और ट्रिपलामीन citrate in the form of elixir, जो इसकी मार्केट में preparations अवेलेबल है, given in the doses of 50 to 100 mg 3 to 4 times a day as antihistaminic of the general type. So आज यहाँ से हमने 2 कैटेगरीज जो है कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज जो है कवर करेंगे।